इसके बाद देखते हैं महादेव पिपरिया, जो कि कहाँ पर है, नर्मदा घाटी स्थान है। महत्वपूर्ण सामग्री और उसके खोजकर्ता, तो देखिए महादेव पिपरिया जो है वो कहाँ पर है, नर्मदा घाटी में है। और यहाँ से 860 औजार मिले हैं। इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो सुपेकर थे। इसके बाद हथनोरा, जो कि नर्मदा घाटी में है, जिला सीहोर। यहाँ से जो नर्मदेव से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे HD साकालिया और मैक और अरुण सोनकिया। तो हथनोरा, नर्मदा घाटी, जिला सीहोर, जो नर्मदेव से मानव की खोपड़ी के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और इसके खोजकर्ता HD साकालिया, मैक ब्राउन, अरुण सोनकिया। इसके बाद मंदसौर जो कि चंबल घाटी में है। यहाँ से ब्लेड्स मिले हैं, और यहाँ इसके खोजकर्ता थे प्रोफेसर बाकाड़कर। इसके बाद भीमबेटका जो है नर्मदा घाटी जिला कौन सा है, रायसेन में है। और यहाँ से ब्लेड उपकरण और शैलाश्रय आदि मिले हैं, जिसकी खोजकर्ता BB मिश्रा, प्रोफेसर बाकाड़कर। इसके बाद आदमगढ़ की गुफाएं, आदमगढ़ की शैलाश्रय जो कि होशंगाबाद जिले में है। 25,000 लघु पाषाण उपकरण यहाँ से मिले हैं, और इसके खोजकर्ता थे BRB जोशी। इसके बाद हम देखते हैं जरासिक युग में मध्य प्रदेश। जरासिक युग 200 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। और इसका संबंध जो है डायनासोर जैसे विशालकाय शाकाहारी जंतु से माना जाता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर में सर्वप्रथम 1828 तथा धार जिले से डायनासोर के जीवाश्म और अंडे प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं, तो सर्वप्रथम जबलपुर में, कब, 1828 में। धार जिले में डायनासोर के जीवाश्म और अंडे प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी में डायनासोर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम कर्नल स्लीमन, जो कि अंग्रेजी सेना से का था, 1828 में जबलपुर छावनी क्षेत्र में से तथा 1982 में अशोक सहानी ने जबलपुर से डायनासोर के अंडे के जीवाश्म प्राप्त किए थे। राजा सौरस, जो कि मांसाहारी डायनासोर प्रजाति के जीवाश्म 1982 से 84 में भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक श्री सुरेश श्रीवास्तव ने लंबेटा पहाड़ियों, जो कि जबलपुर में है, से प्राप्त किए थे। 1988 में डॉक्टर शंकर चटनीस ने जबलपुर की शिमला एवं सुपाताल पहाड़ी से डायनासोर जीवाश्म एवं कंकाल प्राप्त किए थे। 13 अगस्त 2003 को नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात के महासागर जिले में राहोली नामक स्थान से डायनासोर की नई प्रजातियों के जीवाश्म प्राप्त किए गए थे। तो ये था डायनासोर के, नर्मदा घाटी में डायनासोर से रिलेटेड हिस्ट्री। इसके बाद बात करेंगे मालवा ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। ताम्र पाषाणकालीन की संस्कृति की बात करें तो मध्य प्रदेश के ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जोरेव संस्कृति या महाराष्ट्र का भाग होकर भी उससे श्रेष्ठ थी। मालवा में वृषभ मूर्तियाँ पर्याप्त मिली हैं। डॉक्टर जो HD साकालिया और BS बाकाड़कर मालवा कल्चर को प्रकाश में लाए। इसका प्रमुख स्थल जो काय था, जो कि उज्जैन से लगभग 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी खोज कब की थी, तो 1964 में BS बाकाड़कर ने की थी। विशेषताएं बात करें तो मालवा में विभिन्न स्थलों से भूरे रंग के जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इन मृद भांडों का अलंकरण ऊपरी आरेख एवं चिपकाकर विधि द्वारा काले एवं गुलाबी रंग से किया गया है। इसे मालवा की मृद भांड परंपरा कहा जाता है। यहाँ के निवासी गृह निर्माण में मिट्टी और बांस का प्रयोग करते थे। तो यहाँ के जो निवासी मतलब जो यहाँ पर निवास करते थे वो गृह के निर्माण में, यानी कि जो अपना घर बनाने के लिए मिट्टी और बांस का प्रयोग करते थे। और इस संस्कृति का आर्थिक ढांचा कैसा था, ग्राम प्रधान था, ठीक है। और यहाँ के निवासियों का जो प्रमुख कार्य था वो था कृषि, पशुपालन था। HD साकालिया के अनुसार संस्कृति की तिथि जो है 1000 से 500 ईसा पूर्व, जबकि कार्बन रेडियो जो 14 के अनुसार 1700 से 1200 ईसा पूर्व मानी गई है।
तो अभी तक हमने जो पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में जानकारी एकत्रित की। इसके बाद हम जानेंगे ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता। जो ताम्रकालीन युग है उससे रिलेटेड कुछ स्थान है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। कायथा, देखिए कायथा उज्जैन जिले में छोटी सिंधु नदी के तट पर उत्खनन में प्रकाश में आया। यह पहली ताम्र पाषाण बस्ती का साक्ष्य है, जिसका अस्तित्व 2015 ईसा पूर्व में 1380 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ से तावा की कंकड़, छेनी, कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तावा और मिट्टी की पशु आकृतियाँ भी यहाँ से मिली हैं। लाल मृद भांडों पर काले रंग के चित्र मौजूद हैं। कायथा वाहर महर की जन्मभूमि है। तो वाहर महर जो कवि थे उनकी यह भूमि कौन सी है? कायथा। और ये कौन सा स्थल है? ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। इसके बाद बात करेंगे एरड़, जो कि कौन से ज़िले में है? जो सागर ज़िले में है। यह प्राचीन, इसका नाम था एरिकेड था। इसका जो समय बात करें तो 2000 से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। और यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी के पशु आकृति, काले, लाल एवं चित्रित मृद भांड, ताम्र काली बस्तियाँ के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद बात करें तो नवदा टोली, जो कि महेश्वर जिला खरगोन। तो महेश्वर में नर्मदा तट पर स्थित ताम्र पाषाणकालीन बस्ती 1660 ईसा पूर्व माना जाता है इसका काल। और यहाँ से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और जो चौकोर, गोल या आयताकार होते थे। चूल्हे, परिवहन की गाड़ी, काला लाल मृद भांड, गेहूँ, चना, टमाटर, मसूर की खेती, तांबे और पत्थर के औजार के साथ विदेशियों के आप्रवास के साक्ष्य भी मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? नवदा टोली से विदेशियों के आप्रवास के साक्ष्य मिले हैं। और सुनियोजित नगर, इसके बाद बात करें आवरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मंदसौर ज़िले में है। आवरा में ताम्र पाषाणकालीन से लेकर गुप्त काल तक विभिन्न जो अवस्थाएं एवं सामग्री यहाँ पर मिली है। इस काल के निवासी चित्रित लाल, काले, सफ़ेद रंग से रंगे और उत्कृष्ट भांड का प्रयोग करते थे। यह महेश्वर, नवदा टोली, नागदा आदि ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता का समकालीन है। इसके बाद बात करें तो डांगवाला, गत शताब्दी के उत्खनन में से प्रकाश में आई ताम्र पाषाण बस्ती, जो उज्जैन से कितने किलोमीटर दूर है? 32 किलोमीटर है। और इसका नाम है डांगवाला। इसके बाद नागदा, जो उज्जैन जिले में चंबल नदी तट पर ताम्र पाषाणकालीन बस्ती से भी मृद भांड और लघु पाषाण के अस्त मिले हैं। इसके बाद आज़ाद नगर, जो कि कहाँ पर है? इंदौर में। यहाँ पर भी ताम्र पाषाण जो औजार हैं वो मिले हैं। इसके बाद खेड़ी नामा, जो कि कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है। 1500 ईसा पूर्व पुरानी ताम्र पाषाणी बस्ती यहाँ पर मिली है। इसके बाद जबलपुर, 1869 में जब गांधी जी का जन्म हुआ था ईसा में, जबलपुर में एक जो कुल्हाड़ी है वो तांबे की मिली है। इसके बाद डोगरिया कहाँ पर है? ये बालाघाट में है। यहाँ पर 1970 में डोगरिया के समीप ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण एवं 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? बालाघाट में, डोगरिया में, 1970 में। अन्य स्थल की बात करें तो ताम्र पाषाणकालीन के अन्य स्थल की बात करें तो महेश्वर, बेसनगर, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, निमाड़, धार, जबलपुर, भिंड, 30 से अधिक ताम्र पाषाण बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद बात करें ताम्र पाषाणकालीन जो है सभ्यता की, तो ताम्र पाषाण के देखो नर्मदा घाटी संरक्षण से के क्षेत्र से यहाँ के खोजकर्ता कौन कौन थे? तो नर्मदा घाटी सर्वेक्षण की खोज करता थे साकालिया, सुपेरकर, आर.बी. जोशी, बी.बी. लाल, मेक ब्राउन, टेरा, पीटरसन, खत्री, प्रोफेसर बाकड़कर। सोनघाटी सर्वेक्षण की बात करें तो सोनघाटी निसार अहमद। रीवा सतना क्षेत्र का उत्खनन किसने किया? तो जी.आर. शर्मा ने किया। चंबल घाटी तथा अन्य ताम्र पाषाण सभ्यता का प्रोफेसर बाकड़कर ने। ठीक है। तो नर्मदा घाटी डॉक्टर एच सकालिया, सुपेरकर, आर.बी. जोशी, बी.बी. लाल, मेक ब्राउन, टेरा, पीटरसन, खत्री और प्रोफेसर बाकड़कर, इन्होंने जो पुरातत्व खोजे हैं इन्होंने यहाँ पर ताम्र पाषाण की खोज की है। नर्मदा घाटी सर्वेक्षण में सोनघाटी सर्वेक्षण में निसार अहमद, रीवा सतना में जी.आर. शर्मा, चंबल घाटी तथा अन्य ताम्र पाषाण में प्रोफेसर बाकड़कर।
इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। देखिए, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास ताम्रपाषाण काल के बाद लोह युग से शुरू होता है। देखिए, पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद पहले देखिए प्रागैतिहासिक काल युग, उसको 2 भागों में बांटा गया, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब ताम्रपाषाण काल के बाद जो मध्य प्रदेश का इतिहास आता है, उसमें लोहे का जो है प्रयोग होने लगा था। तो ये मध्य प्रदेश का इतिहास ताम्रपाषाण काल के बाद लोहे युग से शुरू होता है और लगभग इसी समय दक्षिण की उस महापाषाण संस्कृति का प्रभाव भी आता है, जिसके साथ विशाल पत्थरों से बने कब्रें निर्मित की गई थी और जिनमें लोहे सामग्री का बहुत प्रयोग किया गया था। मिट्टी के बर्तन, धूसर रंग और चित्रित धूसर मृत भांड थे, जो उत्तर से लोह युग के प्रारंभ के संकेत भी माने जाते हैं। इनका मध्य प्रदेश में प्रायः अभाव था। इसके बाद महापाषाण युग, 1700 से 1000 ईसा तक महापाषाण युग माना जाता है। दक्षिण भारत के कुछ स्थलों से प्राप्त विशाल पाषाण समाधियों को महापाषाण स्मारक या मेगालिथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सिवनी और रीवा जिलों में ऐसे स्मारक उत्खनन किए गए हैं। महापाषाण युग के जो उत्खनन हुए हैं वो सिवनी और रीवा जिलों से प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद वैदिक सभ्यता आती है, तो वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है। लोह युगीन संस्कृति की बात करें तो 1000 BC से प्रारंभ मानी जाती है। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर क्षेत्र से साक्ष्य मिले हैं। वस्तुतः ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आर्य संस्कृति उत्तर तक सीमित थी और उत्तर वैदिक जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व समय में ही उसने विंध्याचल को पार कर मध्य प्रदेश में कदम रखा था। ऐतरेय ब्राह्मण में जिस निषाद जाति का उल्लेख है, वह मध्य प्रदेश के जंगल में निवास करने वाली जाति थी। ठीक है, तो ऐतरेय जो ब्राह्मण अभिलेख है, उसमें जो जाति निषाद जाति का उल्लेख है, वह कहाँ पर निवास करती थी? जंगल में। और ऋग्वेद में दक्षिणापथ और ऋवेत्तर शब्द आए हैं। तो ऋग्वेद में कौन कौन से शब्द आए हैं? दक्षिणापथ और ऋवेत्तर। ऐतरेय ब्राह्मण साख्याकन, श्रोत, सूत एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र के 50 सपति पुत्र मालवा आकर बसे। किसके पुत्र? तो ये विश्वामित्र के 50 पुत्र मालवा में आकर बस गए। तत्पश्चात आत्रि, पराशर, भारद्वाज, भार्गव आदि भी आए। अनुश्रुति के आधार पर बात करें तो अधिकांशतः पुराणों और कुछ हद तक महाकाव्यों में इन अनुश्रुतियों का संबंध है। कारुस वंश की बात करेंगे तो अनुश्रुति के अनुसार मनुष्यों की परंपरा में अंतिम मनु जो वैवस्वत जिनके समय विश्व व्यापक बाढ़ आई थी हुए, जिनके 10 पुत्र थे। किसके? वैवस्वत के। और इनमें से एक पुत्र था, कौन था? कारुस। इनके नाम पर कारुस वंश, जो कि वर्तमान कौन सा है? बघेलखंड। कारुस वर्तमान में कौन सा है? बघेलखंड पर इन्होंने शासन किया था। इसके बाद चंद्रवंश या एल साम्राज्य, मनु वैवस्वत की पुत्री एला का विवाह सोमचंद्र से हुआ था और इनके राज्य का नाम था एल साम्राज्य हुआ, जिसका आदि पुरुष सोम या पुरुरुवा ही था। सोम या चंद वंश के साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक था। सोम पुरुरुवा के पुत्र आयु और अमावस हुए। यायाति और एल राज्य का विभाजन। राजा आयु की तीसरी पीढ़ी ने चंद्रवंशी यायाति हुआ, जिसने देवयानी यानी शुक्र भार्गव ऋषि की कन्या से विवाह किया। यायाति ने अपने एल साम्राज्य 5 पुत्रों में बांट दिया। इस विभाजन में यदु और चर्मणावती यानी कि चंबल और नेत्रवती यानी कि बेतवा। देखिए, ये प्राचीन कालीन नाम है। चर्मणावती यानी कि चंबल को बोलते थे, नेत्रवती यानी कि बेतवा को बोलते हैं, और सुक्तिमती यानी कि कैन नदी को बोलते हैं। का घाटी का क्षेत्र प्राप्त हुआ और उसके नाम पर यदु या यादव वंश की स्थापना हुई। दंतवक्र नामक दैत्य के नाम पर दतिया। देखिए, दतिया जिला को जो दतिया नाम रखा गया है, वो दंतवक्र नामक दैत्य के नाम पर रखा गया है। श्री कृष्ण जो
भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने इसको परास्त किया था और इसको मानने के बाद ये गोपाल कक्ष कहला हो गए थे और ग्वालियर की पहाड़ियों पर आकर बसे। इससे इस क्षेत्र को क्या कहा गया, गोपालगिरी या ग्वालियर का पूर्व नाम हो गया। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश और दंडकारण्य राज्य। देखिए, मनु के एक पुत्र, जो मनु राजा थे, उनके एक पुत्र इक्ष्वाक के नाम पर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई, जिसके पुत्र दंडकारण्य बस्तर, जो आज का बस्तर है, वहाँ पर राज्य स्थापित किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कारकोट नागवंशी शासक नर्मदा क्षेत्र में स्थित काठे के शासन थे। उस समय नर्मदा का नाम क्या था, रेवा था। मांधाता चक्रवर्ती, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश का प्रतापी राजा मांधाता हुआ, जो चक्रवर्ती सम्राट था। माननीय गंधर्वों में से जब नागों संघर्ष हुआ तो मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नागों की सहायता के लिए भेजा, जिसने गंधर्वों को क्या किया था, पराजित कर दिया था। नाग कन्या नर्मदा का विवाह किससे हुआ था, ये पुराणों के अनुसार हम ले रहे हैं। तो नाग कन्या नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स के साथ हुआ और पुरुकुत्स ने ही रेवा नाम का नाम नर्मदा कर दिया। पहले नर्मदा रेवा के नाम से जानी जाती थी, उसके किसने किया था, तो पुरुकुत्स ने ही इसका नाम क्या कर दिया, नर्मदा कर दिया। इसी वंश के जो मुचुकुंद बिंदे ने ऋक्ष और परियात यानी सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज नरेश मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी बसाई, जो कि अभी क्या कहलाती है, ओमकारेश्वर की स्थापना की। इसके बाद हैयक समाज। तो हैयक समाज यादव वंश का एक ही संस्थापक, जो यादव वंश का संस्थापक था, यदु का जो पौत्र था, वो था हैयक के नाम पर स्थापित। हैयक राज्य के राजा महेशमंत्र ने एक जीते गए दुर्ग का नाम महेशमती या महेश्वर रखा। महेश्वर की स्थापना किसने की, महेशमती के नाम से हैयक राजा महेशमंत ने की थी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो महेश्वर की स्थापना हुई थी वो महेशमती के नाम पर जो हैयक राजा महेशमंत थे, उन्होंने की थी। इसके बाद बात करें तो सहस्त्र अर्जुन। हैयक वंश के राजा महेशमंत का वंशज कार्तिवीर्य या अर्जुन या सहस्त्रबाहु नामक महान सम्राट हुआ, जिसकी 1000 भुजाएं मानी गई हैं। उसने समस्त पृथ्वी को जीता और अनेक यज्ञ किए। उसने लंका के राजा रावण को भी हराया। किसने हराया, कार्तिवीर्य अर्जुन ने। इसकी सशस्त्र बाहुओं यानी 1000 भुजाएं मानी जाती हैं। इसने कारकोट्स के युद्ध में अनूप, जो निमाड़ है उसको अनूप देश बोलते थे, उसको भी पराजित किया। अर्जुन के पश्चात जयद्रथ, तालजंद, वीतिहोत्र ने शासन किया। उस समय तुंडीकेर किसको बोलते थे, दमोह को बोलते थे। त्रिपुरी, जो कि तेवर या जबलपुर को बोलते थे। दसाण यानी विदिशा को बोलते हैं, अनूप यानी निवाणी को, और अवंती बोलते थे उज्जैन को। आदि जनपद थे। तो राजा अवंती अर्जुन के पुत्र जयद्रथ ने अवंती, जो कि मालवा पर राज्य किया। अवंती नाम जयध्वज के पुत्र अवंती नामक राजा के नाम के बाद पड़ा। और अवंती ने ही यादवों को विदिशा से भगाया था। तो किसने भगाया था यादवों को विदिशा से, अवंती ने। स्तारवल्ली ग्रंथ अनुसार उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण राजा अवंती के पुत्र और प्रांगण में कोटि तीर्थ नामक कुंड बनाया गया था। इसके बाद महाकाव्य काल। देखिए, रामायण और महाभारत काव्यों में मध्य प्रदेश के विभिन्न राज्यों क्षेत्रों उनकी भूमिका का वर्णन हुआ है। राम ने चित्रकूट में तुलसीदास जी को दर्शन दिए, जो कि रामायण से प्राप्त होता है हमें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य क्षेत्र यानी बस्तर में बताया, जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। दंडकारण्य और महाकालांतर घने वनों का क्षेत्र है। यहीं से रावण सीता का अपहरण किया था। तो रावण ने सीता का, जो रामायण में दिया गया है पाठ, उसका रावण ने सीता का अपहरण कहाँ से किया था, तो दंडकारण्य और जो बस्तर जिला है अभी छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से किया गया था। रावण जिस लंका का राजा था वह संभवतः जबलपुर के निकट या अमरकंटक के समीप थी, ऐसा विद्वानों का मत है। वाल्मीकि आश्रम में निर्वासित माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। यह आश्रम टोंस नदी, रामायण में उसको तमसा बोला गया था,
तट पर ये संभावित है। भविष्य में कुश ने दक्षिण कौशल, देखिए भविष्य में जो राम के 2 पुत्र हुए लव और कुश, तो कुश ने दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ पर राज्य किया, जबकि जो शत्रुघ्न के पुत्र थे शंभु घाती ने विदिशा पर जो है राज्य किया था। उसके बाद इस समय सतपुड़ा विंध्यांचल में निषाद जाति का राज्य था। जो सतपुड़ा विंध्यांचल में है उसमें उसका किसका राज्य था, तो निषाद जाति का था। रामायण कालीन त्रेता युग की समाप्ति के बाद महाभारत कालीन द्वापर युग शुरू होता है, जिसकी महत्वपूर्ण घटना थी महाभारत युद्ध। इस युद्ध में मध्य प्रदेश स्थित अनेक राज्यों ने भाग लिया। इनमें से वर्तमान बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्रों में अवस्थित राजा वत्स, काशी, चेंदू, कोरस, दक्षिणात और मत्स्य ने पांडवों की ओर से भाग लिया था। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखो पांडवों की ओर से जो जनपदें हैं मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड और बघेलखंड की, देखिए वत्स, काशी, चेंदी, कारोस, दसाण और मत्स्य, ये सभी जो राज्य हैं ये किसकी ओर से लड़े थे, ये पांडवों की ओर से लड़े थे। ये महाजनपदें जो थीं वत्स, काशी, चेदी, कारुस, दसाण और मत्स्य, ये पांडवों की ओर से इन्होंने भाग लिया। कुछ राज्यों ने कौरवों की ओर की तरफ से भाग लिया था। तो कौरवों की तरफ से किस किस ने भाग लिया था, जिनमें महेशमती जो कि नील राजा, अवंती, भोज, अथक, विदर्भ, निषाद, वृष्टि आदि मध्य प्रदेश में ही अवस्थित थीं। तो देखिए पांडवों की ओर से वत्स, काशी, चेदी, कौरस, दसाण और मत्स्य, और जो कौरवों की तरफ से जिन्होंने भाग लिया था वो थी महेशमती, उसका राजा था नील राजा था, अवंती थी, भोज, अथक, विदर्भ, निषद, वृष्टि आदि इसकी मध्य प्रदेश में अवस्थित थी। महाभारत में महेशमती, उज्जैनी, कुंतलपुर, विराटपुरी को मध्य प्रदेश की प्रमुख नगर बताया गया है। इसके बाद बात करेंगे महाजनपद योग। देखिए वैदिक काल के अंतिम अर्थात जब वैदिक काल समाप्त हो रहा था 600 ईसा पूर्व के लगभग, भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। अतएव इस काल को महाजनपद काल कहा जाता था। इनमें से 2 महाजनपद देखिए 2 मध्य प्रदेश में थे, चेंदी जो कि बुंदेलखंड और अवंती जो कि उज्जैन, वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्र अंतर्गत थे। चेंदी, देखिए चेंदी जनपद की बात करें तो विदर्भ के यादव वंशी शासक कौशिक ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर श्रवणावती और सुक्तिमती के मध्य प्रदेश में राज्य स्थापित किया, जो कालांतर में चेदी जनपद कहलाया। तो किसने? यादव वंशी शासक था जिसका नाम था कौशिक। इन्होंने जो है चेंदी जनपद का विस्तार किया और वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास विस्तारित था। इसकी राजधानी कौन थी? जो शक्तिमती यानी कि सोत्थितिवती थी। इसकी एक शाखा कलिंग से स्थापित हुई, जहां खारवेल प्रसिद्ध शासक था। मध्य प्रदेश में चेदी वंश का राजा शिशुपाल, शिशुपाल है महाभारत के वर्णन में हुआ, जिसका सिर जो है कृष्ण ने अपने चक्र से काटा था। तो मध्य प्रदेश का जो चेदी वंश का जो शासक था कौन था? शिशुपाल। चेदी के बाद में कमजोर पड़ा और मगध में नंदवंशी राजा महानंदन पंत ने साम्राज्य विस्तार की अपनी नीति के तहत चेदी को मगध राज्य में मिला लिया था। बड़वानी से नंदवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो नंदवंश महानंदन पंत था, उसने चेदी को, जो मगध था उस समय ये कमज़ोर पड़ गया था और उसने अपने मगध में जो राज्य विस्तार की नीति के तहत चेदी को किसमें मिला लिया था? मगध राज्य में मिला लिया था। और बात करें तो बड़वानी से नंदवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके बाद बात करें अवंती की, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक सशक्त महाजनपद था। पश्चिमी भाग की बात करें, मालवा क्षेत्र की बात करें, को बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामिनी भी कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्या कहा गया है? अच्युतगामिनी बौद्ध ग्रंथ में। देखिए इसके 2 भाग थे, एक तो था उत्तरी अवंती जनपद और एक था दक्षिणी अवंती जनपद। देखिए जिसकी उत्तरी अवंती जनपद की राजधानी थी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी जनपद की राजधानी थी वो महेशमती यानी कि महेश्वर थी। दोनों को पृथक करती कौन सी नदी थी? बेत्रावती, यानी कि बेत्रावती, जो कि बेतवा के नाम पर इसका नाम बेत्रावती है। तो उत्तरी जनपद जिसकी राजधानी
थी उज्जैनी, और दक्षिणी जनपदी जिसकी राजधानी थी महिष्मती या जो कि महेश्वर। और ये दो नदियों के दक्षिण और उत्तर के बीच में एक नदियाँ बहती थी बेत्रावती, जिसका नाम बेतवा पड़ा। अवंती के दो प्रसिद्ध नगर कुररधर और सुदर्शनपुर का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में है। छठवीं सदी ईसा पूर्व में अवंती बौद्धों का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। इसके बाद त्योथावर त्योथर यानी कि रीवा, बौद्धकालीन स्तूप के खंडर यहाँ से मिले हैं। त्योथावर जो रीवा है, यहाँ से बौद्धकालीन स्तूप के खंडर मिले हैं। यहाँ का शासक जो था चंड प्रगोत अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इसके पिता जो थे पुलिक जो मगध के बृहस्थ वंशीय राजा रिपुरंज के आमात्य थे। इनने रिपुरंज को हटाकर प्रगोत को राजा बनवाया और प्रगोत महात्मा बुद्ध का समकालीन था। चंड प्रगोत के समय मगध का राजा बिंबिसार था, उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को प्रगोत के पीलिया रोग का इलाज करने भेजा था। प्रगोत हाथी पालन कला का विशेषज्ञ भी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के दूसरे राजा जो थे वो आजात शत्रु थे। ने प्रगोत के आक्रमण से सुरक्षित पाटलिपुत्र दुर्ग बनवाया। तो किसने बनवाया था? पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी बना बाद में, तो ये आजात शत्रु ने बनवाया था। इसके बाद मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने अवंती को अंततः मगध में मिला लिया। और इस समय अवंती का शासक कौन था? नंदी वर्धन था। तो लास्ट में क्या हुआ था कि मगध ने शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। और उस समय अवंती का जो शासक था वो कौन था? नंदी वर्धन था। इसके बाद बात करेंगे मौर्य युग की, मौर्य कालीन की। देखिए विशाल मौर्य साम्राज्य जो मौर्य काल था वो बहुत बड़ा था। और मौर्य साम्राज्य अंततः मध्य प्रदेश भी सम्मिलित था, उसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा सम्मिलित था। मौर्यों के समय में ही अवंती, चेंदी, मगध के ही भाग थे। देखिए तो ये दोनों जो अवंती और चेंदी महाजनपद थे, ये दो किसके थे? ये मौर्य काल के भी भाग थे। उज्जैनी या अवंती राष्ट्र चक्र की राजधानी थी। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा और अवंती भी शामिल थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो उसके समय पर भी जो सौराष्ट्र, मालवा, अवंती शामिल थे। उज्जैन के शक राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गुजरात, देखिए उज्जैन का जो शक राजा था, शक शासक था कौन? रुद्रदामन। इसका जूनागढ़ अभिलेख है के अनुसार गुजरात जो कि पहले सौराष्ट्र कहलाता था में चंद्रगुप्त का गवर्नर प्रांति पर या पूर्व गुप्त शासन करता था। सामंत पासदीका बुद्धघोष के अनुसार सम्राट बिंदुसार ने अवंती को जीतकर अपने पुत्र अशोक को अवंती का प्रांतपति बनाया था। अशोक 280 से 269 तक, इम्पोर्टेंट काल है कि 280 से 269 यानी कि 11 साल तक अवंती का प्रतिपाल रहा था, यानी कि गवर्नर रहा था, जिसने विदिशा में शाक वंशी व्यवसायी, देखिए विदिशा में एक शाक वंशी व्यवसायी था, उसकी जो श्रीदेवी या महादेवी वैश्य की बेटी थी, किसकी बेटी थी? वैश्य की बेटी थी, उससे विवाह किया। इससे ही महेंद्र और संघमित्रा नामक दो पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ था। अशोक ने सम्राट बनने के उपरांत सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया। संभवतः महादेवी के लिए भी एक स्तूप उज्जैन में अशोक ने बनवाया था, जिसे आज वैश्व टेकरी के नाम से जाना जाता है। तो ये वैश्व टेकरी किसने? ये मौर्यकालीन जो बनाया गया था अशोक ने स्तूप। और एक स्तूप उज्जैन में भी है जिसका नाम वैश्व टेकरी के नाम से आज भी जाना जाता है। अशोक की लघु शिलालेख रूपनाथ जो कि कहाँ पर है? देखिए लघु शिलालेख है ये रूपनाथ कटनी में है। गुर्जा कहाँ पर है? गुर्जरा ये दतिया जिले में है। सारो मारो सीहोर में है। पान गुराडिया जो कि सीहोर जिले में है। और सांची रायसेन जिले में है। अब देखिए स्मरणीय तथ्य देखेंगे हम लोग। जो स्मरणीय तथ्य हैं, अशोक के दो नाम मध्य प्रदेश से प्राप्त शिलालेखों से मिलते हैं। एक तो अशोक देवाना प्रिय एवं प्रियादर्शी जो कि कहाँ से मिला है? गुर्जा जो कि दमोह में है।
और पियादसी पान गोड़रिया जो कि सीहोर जिलों में। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने मौर्य सम्राट बनने के बाद कुणाल को अवंती का प्रतिपांत बनाया था, यानी कि गवर्नर बनाया था। तो जब बिंदुसार था, ठीक है, तो उस समय जो अशोक था वो अवंती का जो गवर्नर था, और जब अशोक बना था, सिंहासन पर बैठा था, तो उस समय कुणाल को अवंती का गवर्नर बनाया। अशोक ने महादेव स्थावर को मालवा में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। देखिए मौर्यकालीन प्रमुख स्तूप देखें मध्य प्रदेश में, सांची का महास्तूप। सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कब 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया, जो मूल रूप से ईंटों से निर्मित था। 1818 में जनरल टेलर थे, सांची स्तूप को खोजा, और गुप्त काल तक सांची का नाम था काकनाद बोट था। सतधारा स्तूप की बात करें तो ये भी मौर्यकालीन स्तूप है। सांची के निकट ही सतधारा बौद्ध केंद्र था। उसके बाद सोनागिरी स्तूप। सोनारी सांची से 9 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ 8 स्तूपों के अवशेष मिले हैं। फिर है अंधेर का स्तूप, जो विदिशा से 12 किलोमीटर दूर अंधेर नामक स्थान से 3 स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भोजपुर के स्तूप की बात करें तो विदिशा से लगभग 10 किलोमीटर दूर भोजपुर में 27 स्तूपों के अवशेष पाए गए हैं। इसके बाद उज्जैन का बौद्ध महास्तूप। तो उज्जैन देखिए, सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी जो कुमार देवी थी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया, जिसके अवशेष विश्व टेकरी या कानीपुरा नामक टीले से के रूप में विद्यमान है। सांची की बात कर लेते हैं तो गुप्त काल तक इसका नाम था काकनाद बोट या काकड़ा। देखिए यहाँ पर 3 स्तूप हैं, सांची में जो है 3 स्तूप हैं। 1818 ईसा में जनरल टेलर ने यहाँ के स्मारकों की खोज की। 1818 में मेजर कॉल ने स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ उसके दक्षिण पश्चिम तोरणों, द्वारों तथा स्तूपों के 3 गिरे हुए तोरणों को पुनः खड़ा करवाया। इसमें एक विशाल और 2 लघु स्तूप हैं। इसके बाद महास्तूप में भगवान बुद्ध की, द्वितीय में धम्म के और तृतीय में बुद्ध के 2 शिष्यों सारपुत्र और महामोद गिलायमन के दंत अवशेष अवस्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर जो महास्तूप है, महास्तूप में जो एक सबसे बड़ा स्तूप है उसमें भगवान बुद्ध के, और द्वितीय स्तूप में धम्म के, और तृतीय स्तूप में जो उनके शिष्य थे सारिपुत्र और महामोद गिलायन के जो दंत अवशेष हैं, यानी कि दांत हैं, वहाँ पर रखे गए हैं। महास्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के समय में ईंटों की सहायता से किया गया था। इसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी हुई है। अवशेष का संघ भेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख भी यहीं से मिला है। सांची स्तूप के पास ही अशोक का एक शिलालेख भी उत्कीर्ण है। इसके बाद बात करें तूमेन का स्तूप। देखिए तूमेन जो जिला कौन सा है, अशोकनगर। तूमेन का स्तूप, तूमेन जिला अशोकनगर विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले जो व्यापारिक मार्ग है, विदिशा और मथुरा को जोड़ने वाला, वहाँ पर है, और जिला कौन सा है, अशोकनगर। यहाँ पर 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कसरावद के स्तूप। कसरावद है जो जिला कौन सा है, खरगोन जिला में अवस्थित है। और यहाँ पर क्या है, ये तो बरडी टीले के उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। फिर है देव कोठार का स्तूप। देव कोठार जो कौन सा जिला में है, रीवा जिले में है, और ये मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त है। नेक्स्ट है पनगुराड़िया का स्तूप। तो पनगुराड़िया जो कि है सीहोर के मौर्यकालीन प्रदक्षिणा पथ युक्त स्तूप पर अशोक का प्रियदर्शी नाम मिला है। इसके बाद भरतोत का स्तूप, जो कि भरतोत स्तूप है, ये सतना के निकट स्थित इस स्तूप में, इसकी स्तूप की जो खोज है वो कनघम ने की थी। कब की थी, 1873 में। और सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, 1818 में, टेलर ने। इसके बाद बात करेंगे मौर्योत्तर काल। जब मौर्योत्तर काल की बात करें तो 200 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व में। तो नगरीय युग, मौर्यों के समय अनेक नगर विकसित हुए थे। इनमें एरड़, त्रिपुरी, महिष्मती, भागल, विदिशा, अवंती, उज्जैनी एवं पद्मावती प्रमुख हैं।
इस समय के आहत सिक्के पंचमार्ग में हमें उपलब्ध हुए हैं। इन सिक्कों पर ब्राह्मणी लिपि के लेख लिखे गए हैं। इसके बाद बात करें शुग वंश की, तो शुग वंश देखिए, शुग वंश जो है 187 ईसा से 75 ईसा पूर्व तक चला। तो इसमें शुग वंश मूलतः उज्जैन के थे। तो कहाँ के थे ये? उज्जैन के थे, और यहाँ मौर्यों की सेवा में रहे। मौर्यों के बाद शुग वंश ने मगध पर राज्य किया, जो कि बृहस्थ लास्ट मगध साम्राज्य था। उसको हराने के बाद मगध पर किसने नींव डाली थी? शुग वंश ने नींव डाली थी। और इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहस्थ की हत्या करके उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का प्रांतिपाल था। तो अग्निमित्र किसका प्रांतिपाल था? ये शुंग वंश का था। और मालविका के साथ इसके जो प्रेम प्रसंग के आधार पर बनाकर कालिदास ने अपनी जो पहली रचना है मालविकान्मित्र, जो कि किसके प्रेम प्रसंग पर आधारित है? तो अग्निमित्र, जो कि कहाँ का प्रतिपाल था, यानी कहाँ का गवर्नर था? तो ये उज्जैन का था। और इसने मालविका के प्रेम प्रसंग पर बनाकर मालविकी मित्र जो रचना है वो की थी कालिदास ने। मालविकी मित्र के अनुसार अभी जो अग्निमित्र ने विदर्भ के यज्ञसेन को हराया था। अग्निमित्र के समय ही सांची स्तूप के आसपास परिक्रमा स्थल या जंगला निर्मित किया गया था। भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने विदिशा यानी वेशनगर में प्रसिद्ध गरुड़ स्तूप या खाम बाबा का निर्माण करवाया था। इसके बाद बात करें कुछ स्मरणीय तथ्य जानने के। जो हेलियोडोरस नवे शुंग शासक भागभद्र यानी भागवत के वेशनगर विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। तो ये शुंग वंश का नवा शासक था भागवत। इसके दरबार में जो हेलियोडोरस आया था। यहाँ तक्षशिला के यूनानी राजा जो एंटिक्लाडियस का दूत था, जो कहाँ का था? तो तक्षशिला के यूनानी राजा कौन थे? एंटिक्लाडियस का दूत था। गरुड़ स्तंभ या खाम बाबा पर उत्कीर्ण 3 अमर साधनों दम, त्याग और अप्रमदा द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम शुग शासक जो हुआ वो देवभूमि की हत्या करके वासुदेव कर्ण वंश की जो स्थापना करेगा 75 ईसा पूर्व। सांची जो स्तूप के तोड़ा पर जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रांकन किया गया है। सांची स्तंभ पर शालिका भंजी खड़ी स्त्रियों की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, और इसी पर गजलक्ष्मी मूर्ति भी उत्कीर्ण है।